हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सीनू पर आपका स्वागत है। दुनिया मेरी जेब में इंस्पेक्टर स्टील राज कॉमिक सीरीज। ये रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। इंस्पेक्टर स्टील 7 फीट लंबा राजनगर पुलिस का वह सुपर कोप जिसे देखकर कानून तोड़ने वालों में खलबली मच जाती है। इंस्पेक्टर स्टील 450 किलो वजनी फर्ज की वह मशीन जिससे टकराकर दम तोड़ देते हैं खतरनाक से खतरनाक अपराधियों के हौसले। लेकिन यह सब बीते हुए काल की बात बदल जा रही थी, क्योंकि कानून के वह 7 फीट लंबा और 450 किलो वजनी रखवाला अपना कद, अपना वजन, सब कुछ खो चुका है। उससे टकराकर जो कहता है कि एक दिन होगी दुनिया मेरी जेब में। लेकिन अपनी दरदरार से जमीन के सीने को हिलाकर बढ़ती यह ट्रेन बता रही थी कि अपने कद और वजन के साथ वह फर्ज की मशीन अपना अस्तित्व भी खोने जा रही थी। उफ, दूर से वह सुपर फास्ट ट्रेन इधर ही बढ़ी आ रही है। कुछ ही मिनटों में वह मेरे ऊपर से गुजर कर मेरे चिथड़े हवा में बिखेर कर अपराधी के घिनौने मंसूबों को पूरा कर देगी और कानून को हरा देगी। नहीं नहीं, कानून नहीं हारेगा। मैं कानून को नहीं हारने दूंगा। मैं अपने आप को बचाकर दिखा दूंगा कि कानून और अपराध की लड़ाई में जीत हमेशा कानून की होती है। अपने हाथ में फिट मेगा गन से अपने को छुड़ाने का उसका वह प्रयास धूल में लठ चलाने जैसा साबित हुआ। लेकिन उस नाकामी ने स्टील के मस्तिष्क को दूसरी दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रेन तूफानी गति से मेरी तरफ दौड़ी आ रही है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे अपने बंधनों को तोड़ने की बेकार की कोशिश करने की बजाय मेगागन की सहायता से ऐसी कोशिश करनी चाहिए जो मुझे काल के गाल से बजा दे। और उसके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं मेगागन से निकलने वाले हर हथियार से उस ट्रेन चेंज लीवर की स्थिति चेंज कर सकूं, ताकि ट्रेन चेंज हो जाए और ट्रेन दूसरे ट्रैक पर चली जाए। ये अच्छा ही है कि मेगागन से निकलने वाले हथियारों में पहले वाली मारक क्षमता नहीं है, वरना इतने बारों से तो उस लीवर के पर खर्चे उड़ गए होते। अब ये हथियार सिर्फ उस लीवर से टकरा कर उसे धक्का दे रहे हैं और यही चाहता हूँ, क्योंकि ये धक्के ही उस लीवर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे ऐसा ही हो भी रहा है। स्टील का प्रयास बहुत ही धीमी गति से जारी था, जबकि विनाश द्रुत गति से बढ़ा आ रहा था। लेकिन फिर भी वह विनाश उस रखवाले को अपना निशाना नहीं बन पाया, क्योंकि सही समय पर लीवर की स्थिति बदल गई और विनाश स्टील के एक कदम पास से निकल गया। ओह, सही समय पर ट्रेन बदल गया, वरना मेरे शरीर का सुरमा बन जाता। कुछ पल बाद ही स्टील ने अपने हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए स्विच तो दबाया। अब मैं आज़ाद हूँ। अब मुझे सबसे पहले अपने स्पेशल हेलीकॉप्टर को यहाँ बुलाना होगा, ताकि मैं उसकी मदद से आसानी से जहाँ जाऊँ पहुँच सकूँ। लेकिन वह ना हुआ जिसकी ओर अपेक्षा थी। हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। इसका मतलब मेरे शरीर के छोटे होने के साथ ही मेरे शरीर से निकलने वाले सिग्नलों की रेंज भी छोटी हो गई है। वायरलेंस से पुलिस हेडक्वार्टर संबंध स्थापित करके देखता हूँ। ओह, इस पर भी हल्की हल्की घबराहट के सिवा कुछ नहीं आ रहा है। ओह, सब कुछ गड़बड़ हो गया है मेरे साथ। मुझे तुरंत ही पुलिस हेडक्वार्टर पर पहुंचकर कमिश्नर साहब से मिलना होगा। लेकिन पैदल चलकर तो मैं वहां कई महीनों में पहुंच पाऊंगा, इसलिए वहां तक जल्दी पहुंचने के लिए मुझे इस जीप का सहारा लेना होगा। इस तरह बिना बताए किसी के वाहन में लिफ्ट लेना ठीक तो नहीं है, लेकिन इस समय ऐसा करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं जल्द से जल्द कमिश्नर साहब तक पहुंच जाना चाहता हूं। कमिश्नर पहुंचने की सोचने स्टील जल्द ही अपना इरादा बदलना पड़ा था, क्योंकि रास्ते में यह घट रही थी एक आश्चर्यजनक घटना।
क्या हो गया भाई, रास्ता जाम क्यों है? आगे हजारों लोगों का हुजूम सड़क पर जमा है। शहर की सबसे बड़ी इमारत को छोटा होता देखने के लिए किसी ने धमकी दी है कि वे ठीक 6 बजे शहर की सबसे ऊंची इमारत को छोटा कर देगा। 6 बजने में 2 मिनट बाकी है। मैं तो चला इमारत छोटी होने के उस अजीबोगरीब तमाशे को देखने। मैं जानता हूँ ये धमकी किसने दी होगी, लेकिन क्या वह अपनी धमकी पर खरा उतर पाएगा? लेकिन ठीक 6 बजे तो दृश्य सामने आया। उसने लोगों के साथ साथ स्टील की भी को चौड़ा कर दिया था। सभी की आंखों के सामने 210 फीट की ऊंची इमारत छोटा होना शुरू होती है। 210 सेंटीमीटर की होकर रह गई। हे भगवान, कैसे हो गया यह? किसने किया? जवाब में न जाने कहां से गूंजी वह आवाज। संसार का यह सबसे हैरत अंगेज तमाशा देखने वाले ध्यान से सुनो। इस इमारत की तरह मेरा इरादा इस शरीर की इमारत हर घर को माचिस की डिबिया की तरह छोटा करने का है, और ऐसा मैं कर दूंगा अगर अगले 3 घंटे में मुझे 20 करोड़ रुपए नहीं मिले तो। मैं इस आवाज को खूब अच्छी तरह पहचानता हूँ। यह आवाज गोलू नाम के उसी शैतान के तार की है जिसने मुझे और इस इमारत को छोटा किया है। और ऐसा वह प्रोफेसर आहूजा से हथिया जीपर गन की मदद से कर रहा है, और जब तक उसके पास वह जीपर गन है तब तक वो सारे शहर को छोटा करने का पागलपन कर भी सकता है। लेकिन वह बोल कहाँ से रहा है और उसने जीपर गन से इमारत पर किरणें कहाँ से फेंकी, ये तो पता ही नहीं चल रहा। उसकी धमकी से प्रशासन पर क्या प्रतिक्रिया हुई है? उसके अनुसार मुझे अब पुलिस तक पहुंचने का अपना इरादा त्याग कर उसे शैतान को ढूंढना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और उसे ढूंढने के लिए सबसे अच्छी जगह शहर से बाहर स्थित वह बाज फोर्ट होगा, जहां उससे और उसके बाप से मैं अब पहले ही मिल चुका हूँ। पिछली बार वे दोनों मुझे अपनी बातों से बगलाने में सफल हो गए थे, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वह बाज फार्म उन्हीं का है जिसे उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है, और वह तक जल्दी पहुँचने का सबसे अच्छा साधन यह है कि मैं अपनी मेगा गन से निकलने वाली एंकर रोप फेंक कर उसे शहर से बाहर को जाती सड़क पर भागते उस ट्रक में घुसा दूं। मदद से अपनी यात्रा शुरू करूं और फिर अपने पैरों के नीचे लगे स्केट्स की मदद से अपनी यात्रा शुरू करूं। अपने दिमाग और शरीर में भारी विशेषताओं के बल पूर्वक कानून का रखवाला जल्द से जल्द उस अपराधी तक पहुंच जाना चाहता था जिससे प्रशासन के हाथों के तोते उड़ दिए थे। शहर की सबसे बड़ी इमारत सर्च टॉवर का हाल देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि उसने जो कहा है वह उसे पूरा भी कर सकता है। हमें उसकी धमकी को गंभीरता से लेना होगा। आपने ठीक कहा है मिस्टर खत्री, हमारा भी वही विचार है, लेकिन उसकी बात माननी है या नहीं इसके बारे में मुझे दिल्ली में गृह मंत्री जी से बात करनी होगी। आपकी पुलिस इस बारे में क्या कह रही है मिस्टर गुप्ता? पियर्स टावर को छोटा करने वाले उस शख्स की तलाश शहर के चप्पे चप्पे पर की जा रही है। फिर मुख्यमंत्री ने मीटिंग बर्खास्त कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर होता तो यह सारी कोशिशों का वह अकेला ही कर लेता। निश्चय ही वह अपराधी तक 3 घंटे से पहले ही पहुंच जाता, लेकिन ना जाने वह कहाँ है। किसी भी तरीके से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राज्य पुलिस का वह मुखिया क्या जानता था कि अपने जिस सुपर कोप के लिए वह परेशान है वह 3 घंटे से बहुत पहले ही अपराधी तक पहुंच चुका था। यहाँ तक तो मैं बड़ी आसानी से पहुंच गया, लेकिन आगे उस फॉर्म हाउस के अंदर पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सारे फॉर्म हाउस को अब सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा है। अचानक स्टील को मानो अपनी भूल का एहसास हुआ। बेकार की बातें सोच रहा हूँ मैं। मेरा कद इस समय 7 फीट का नहीं है
जो मैं किसी की भी नज़र में आऊं। मेरा कद तो 1.5 फीट का है, जो किसी की भी नज़रों से बचकर निकल जा सकता है। मैं सभी बदमाशों की निगाहों से बच गया, लेकिन यह सोचने की बात है कि आखिर एक चाय वाला एकाएक इतना संपन्न कैसे बन गया कि इतने बदमाशों का और इस फार्म हाउस की अन्य सुख सुविधाओं का खर्चा वहन कर सके। कहीं कोई चक्कर जरूर है। चक्कर सचमुच था, और वह चक्कर जल्द ही स्टील के सामने आने वाला था। हा हा हा। वे दोनों बाप बेटे उस कमरे में नजर आ रहे हैं। मुझे देखना चाहिए क्या कर रहे हैं वो। खिड़की पर चढ़कर स्टील ने उस कमरे में झांका तो उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई अपना देख रहा था, सपना देख रहा है। ओह माय गॉड, इतनी आधुनिक लैब एक चाय वाले के पास। चाय वाला, महान प्रोफेसर राम बाबू पटेल चाय वाला, और उसका जीनियस बेटा जूडे चाय के बर्तन धोने वाला। आह आह आह। बेवकूफ़ दुनिया वालों को क्या पता कि मेरे जैसे महान प्रोफेसर के चाय वाला बनने और अपने बेटे को कप प्लेट धोने वाला बनाने के पीछे मेरा मकसद था अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रोफेसर अरोड़ा के आविष्कार को उठाना। जिस दिन मुझे पता चला कि प्रोफेसर अरोड़ा किसी भी चीज़ को छोटी कर देने वाली जिप गन बनाने जा रहा है, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसकी जिपर गन को हथिया कर रहूँगा। मैंने अपना वह मकसद पूरा करने के सैकड़ों प्लान सोचे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के कारण मेरा हर प्लान चौपट हो गया। तब मैंने बड़े सोच समझ के बाद चाय वाला बनने का प्लान बनाया और उसमें शामिल किया अपने बेटे गोलू को, जो दिखने में तो बेहद मासूम था लेकिन था बड़ा ही जीनियस। चाय वाला छोटू के रूम में गोलू को सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी प्रोफेसर अरोड़ा की लैब में दाखिल होने और सारे राज जानकर वह जिपर गन हासिल करने में कठिनाई नहीं हुई। दुनिया मेरी जेब में, हा हा हा, जिसके बल पर हो जाएगी दुनिया मेरी जेब में। और ऐसा हो इसकी शुरुआत में कर चुका हूँ, उस जिपर गन को ऐसी जगह सेट करके कि अगर मैं यहाँ से यह स्विच दबाऊं तो उस गन से निकली किरणें की चपेट में पूरा शहर आ जाए। और ऐसा ही होगा अगर इस शहर के प्रशासन ने मुझे 2 घंटे बाद 20 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मेरे होते तेरा कोई सपना पूरा नहीं होगा पागल प्रोफेसर। तेरे हर सपने को चूर चूर कर डालूंगा मैं। प्रोफेसर राम बाबू पटेल और गोलू के बाहर निकलने के बाद स्टील लैब के अंदर कूद गया। इस पागल पर प्रोफेसर के घमंड को चूर करने के लिए मुझे पहले उस जिपर गन को चूर चूर करना होगा, जिसे इसने शहर की किसी ऐसी जगह पर सेट कर रखा है जहां से सारे शहर को निशाना बनाया जा सके। और वह जगह कौन सी है इसका पता इस कंप्यूटर से चल सकता है, क्योंकि इसी के स्विचों से जिपर गन संचालित हो रही है। मुझे इस कंप्यूटर का सारा डाटा अपने कंप्यूटर में भरना होगा। अपनी इस इंटरसेप्टर की मदद से कंप्यूटर का डाटा अपने कंप्यूटर में फिट करने के प्रयास में स्टील को अपनी एक और भूल का एहसास हुआ। ओह, आखिर क्यों भूल जाता हूँ कि मेरा शरीर छोटा हो गया है और उसी के साथ ही मेरा शरीर से संबंधित हर चीज़ भी छोटी हो गई है। इसका इंटरसेप्टर की तरह जो सर्किट तक पहुँच ही नहीं पा रहे, इसलिए कीज से खेलने लगा स्टील। इस कंप्यूटर से जो भी जानकारी मैं चाहता हूँ उसके लिए सब अब मुझे खुद ही मेहनत करनी होगी। कंप्यूटर के कीबोर्ड के पास बैठकर कीज के खेलने लगा स्टील। इस कंप्यूटर में ज़्यादा फाइलें नहीं हैं, इसलिए मुझे अपने मतलब की फाइल्स में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सफलता जल्दी स्टील के हाथ लगी। ओह, शहर में हो रहे बैलून वो मेले का अच्छा फायदा उठाया है उस पागल प्रोफेसर ने।
कई बड़े बलूनों के साथ शहर के ऊपर उड़ते इस विशाल सिंगर रूपी क्लिप के निचले हिस्से में सेट है जिपर गन। यानी अगर जिपर गन को नष्ट करना है तो मुझे जमीन से 300 फीट ऊपर उड़ते इस क्लिप तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे पहुंचूंगा मैं वहां तक? फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलूं, बाद में सोचूंगा कि वहां कैसे पहुंचूं जाएगा। ओह! बाहर की तरफ बढ़ते स्टील के कदम अचानक ठिठक गए, क्योंकि सामने शैतान और उसका बाप एक साथ खड़े थे। रेल ने तेरे चिथड़े नहीं उड़ाए, यह देखकर मैं हैरान हूँ। और मैं देखकर हैरान हूँ कि तू एक बार फिर यहाँ तक आ पहुँचा। काश इस समय मेरे पास जिपर गन होती तो मैं तुझ पर उससे निकलने वाली किरणें तब तक डालता रहता जब तक तू छोटा होकर धूल में न मिल जाता। अब तेरा कोई भी अरमान पूरा नहीं होने वाला प्रोफेसर पटेल, क्योंकि मैं तेरे और तेरे शैतान बेटे की असलियत जान चुका हूँ। तू मेरी असलियत जान गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब खत्म होने के बाद तुझे दुख नहीं होगा, और साथ ही इस पर हमला करके वह मुझ पर एसिड गन से एसिड फेंक कर मुझे मोम की तरह गला देना चाहता है। मुझे इससे बचना होगा। उफ! यहाँ से भागना होगा। यह भाग रहा है। गोलू देख, निकल ना जाए। आप चिंता ना कीजिए पापा, मैंने इसे पकड़ने का इंतजाम कर रखा है अपने इस नेट से, जिससे अक्सर मैं तितलियाँ पकड़ता हूँ। और जब मैं हाथ से तितलियाँ बचकर नहीं जाती तो यह कहाँ से बचेगा। ओह! शाबाश गोलू, इस ऐसे ही पकड़ कर रख। मैं अभी एसिड गन लेकर आया। इसे ख़त्म करने के लिए एसिड गन की कोई ज़रूरत नहीं है पापा। इसे बाजों के इस बाड़ में फेंक देते हैं, बाकी का काम बाज अपने आप कर देंगे। बाजों के बीच गिरने से नहीं बच पाया स्टील। इससे पहले कि भी तू इन बाजों से टकरा चुका है स्टील। लेकिन तब ये बात तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, क्योंकि तब तेरा फौलादी शरीर 7 फीट लंबा था। लेकिन अब तेरा शरीर 1.5 फीट का है, इसलिए तेरे इस शरीर को 1.5 मिनट में ही ये बाज नोच कर सैकड़ों टुकड़े में बांट देंगे। पहले की तरह अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। अब तो तेरी मौत का नज़ारा मैं अपनी आंखों से देखूंगा, और ऐसा अब जल्द ही होने वाला है, क्योंकि अपने खाने से निपटकर बाज तुझ पर ही टूटने वाले हैं। उफ! इस बार सचमुच ये बाज मेरे लिए खतरनाक हैं। अपनी मेगा गन इस्तेमाल करके उन्हें ख़त्म करना होगा। ओह! मेगा गन से निकलने किसी भी हथियार का इन पर कोई असर नहीं हो रहा। इसी के साथ इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो खाने से छुट्टी पा रहे हैं वे मुझे नोचने के लिए बढ़ रहे हैं, और ये मुझे नोच ही डालेंगे अगर मैंने तुरंत ही बचने के लिए कुछ ना किया तो। तेजी से काम कर रहा था। घोर संकट में फंसे स्टील का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। एक रास्ता है जिससे मैं बच भी सकता हूँ और आकाश में उड़ते उस क्लिप तक भी पहुँच सकता हूँ, और ऐसा तब होगा जब मैं भोजन करने में जुटे इन भूखेबाजों पर वार करूँगा। हा, लगता है तू पागल हो गया है स्टील, जो इस भूखेबाजों के मुंह से गोश्त के टुकड़े छीनकर इन्हें मौत की दावत दे रहा है, क्योंकि इस तरह भूखेबाज तुझे ही अपना निशाना बनाएंगे। मैं जानता हूँ ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे ये रिस्क लेना होगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि भूखेबाज गोश्त के टुकड़े से दूर हटें। एक गोश्त के टुकड़े को अपनी गन से निकलने वाले लॉन्चर की मदद से वह हवा में उछाला, ताकि कोई भूखाबाज उस गोश्त के टुकड़े को पकड़ने हवा में लपके, और मैं यह पर रेप छोड़कर उसकी टांगों से लिपटा कर खुद उसके साथ ऊपर उड़ जाऊं, और मैं ज़्यादातर गोश्त के टुकड़े को समेत, और फिर अब मैं इस बाज के साथ हवा में हूँ, लेकिन
मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि यह बाज अब नीचे ना पहुंच पाए, और इसके लिए मुझे सिर्फ यह करना होगा कि जैसे ही यह बाज पहले टुकड़े को लपके, मैं अपनी गन से गोश्त के टुकड़े को ऊपर हवा में उछाल दूं। गुड, मेरा आइडिया काम कर रहा है। अब मांस का लालची यह भूखा बाज मुझे क्लिप तक ले जाएगा। प्रोफेसर पटेल और गोलू भी समझ गए थे। वे उस बाज के जैसा ही अरे क्लिप तक पहुंचना चाहता है। पापा, उस बाज को वापस बुलाइए। स्टील का जो इरादा था मैं इसमें उसे हरगिज सफल नहीं होने दूंगा। आओ, उसे बुलाना अब मुश्किल है गोलू, क्योंकि आदमी हो या वह सबसे पहले अपने पेट की आवाज़ सुनता है, फिर मालिक की। लेकिन वह जो करना चाहता है, वह पागल प्रोफेसर पता नहीं क्या करना चाहता था, लेकिन स्टील को जो करना चाहता था वह एकदम उसके सामने था। शुक्र है मैं सही समय पर क्लिप के पास पहुंच गया, वरना इस आखिरी बचे गोश्त के टुकड़े को खाने के बाद मुझे लेकर वापस चला जाता। क्लिप के ठीक ऊपर मौजूद गोश्त के टुकड़े को लकने बाज जैसे ही क्लिप के ऊपर पहुंचा, वैसे ही स्टील ने एंकर की रस्सी को काट दिया और लपक कर क्लिप के निचले हिस्से में मौजूद केबिन की खिड़की की पकड़ लिया। सही जगह पहुंचा हूं मैं। अब मुझे क्लिप के कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचना है, और उसके लिए मुझे अपनी मेगा गन से खिड़की का कांच सा तोड़ना होगा। क्लिप की खिड़की तोड़कर स्टील जैसे ही क्लिप के बीच में पहुंचा, वैसे ही एक तेज धक्के से सहारा क्लिप हिल गया। ओह, क्लिप का यह तेज धक्का कैसे लगा? मेरे फर्श पर कूदने से तो ऐसा हुआ नहीं होगा। शायद खिड़की टूटने के कारण अंदर आई हवा के झोंके से ऐसा हुआ होगा। खैर, मुझे अब सब कुछ सोचना छोड़कर यहाँ ये देखना चाहिए कि इस क्लिप ने जिपर गन कहाँ है। जिपर गन को ढूंढने से स्टील को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वह रही, लेकिन वह इतनी ऊंचाई पर है कि मेरा हाथ उस तक नहीं पहुँचेगा। यह कोई ऐसा सामान भी नजर नहीं आ रहा है जिस पर होकर मैं गन तक पहुँच सकूँ। लेकिन समय गुजरा जा रहा है, इसलिए गन को हासिल करने के लिए मुझे कुछ और होगा। लेकिन स्टील गन को हासिल करने के लिए कुछ और सोच पाता, उससे पहले ही धड़ाक से खुल गया क्लिप के केबिन का दरवाजा और अंदर आए गोलू और प्रोफेसर पटेल। आह, और हम हैं तेरे विनाश के दूत, जो तेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँचे हैं उस फ्लाइंग मशीन की सहायता से, जिसके क्लिप के साथ अटैच होने से क्लिप में खलबली मच गई थी। ये मुझे अमीबा से छोटा बनने का मेरा अरमान पूरा होगा स्टील, क्योंकि यह मैं हूँ, तू भी है, और ये जिपर गन भी है। हाथ बढ़ाकर उस शैतान के अवतार ने जिपर गन को थामा। और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो तेरे बाढ़ इस शहर का भी यही हाल होगा स्टील। ऑफ, अगर उस गन की किरणें मुझ पर पड़ गई तो सचमुच में फिर किसी को ढूंढने नहीं मिलूंगा। इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं इन किरणों से बचता रहूं। जिपर गन की जिन किरणों से स्टील बच रहा था बेकार नहीं जा रही थी, क्लिप के पिन से टकरा रही थी वे किरणें और अपना असर दिखा रही थी। ओह, सब कुछ गड़बड़ हो गया गोलू। जिपर गन किरणें ने केबिन की दीवारों से टकराकर उसे छोटा करना शुरू कर दिया है। इसे अपना निशाना बनाकर जिपर गन को लेकर जल्दी से यहाँ से निकलो। औरों को निशाना बनाने का बहुत शौक है, जरा खुद भी निशाना बनकर देखो। दूसरे क्षण प्रोफेसर पटेल की चीख से सारा केबिन गूंज उठा। स्टील अपनी पूरी ताकत से बार करके किरणें बलती जिपर गन का रुख प्रोफेसर पटेल की तरफ करने में सफल हुआ। ओह, मैं छोटा हो रहा हूँ। लपक कर अपने पापा तक पहुंचा गोलू। स्टील के उस खिलौने की वजह से ऐसा हुआ पापा,
लेकिन आप चिंता ना कीजिए, जिपर गन की काट के रूप में अपने जो मशीन बनाई है, मैं उसकी मदद से आपको फिर सामान्य कर दूंगा। मैं आपको अपनी ले में लेकर चलता हूँ, लेकिन पहले इस पुतले को विनाश के रास्ते पर धकेल दूं। क्रोध से भरा गोलू की उस ठोकर से न बच सका स्टील। ठोकर इतनी तेज थी कि वह फुटबॉल की तरह उछला और केबिन का शीशा तोड़ता हुआ बाहर की तरफ लहराया उठा। उफ! एक पल बाद ही अपनी फ्लाइंग मशीन में मौजूद गोलू स्टील के शरीर को कठोर जमीन की तरफ बढ़ता देख रहा था। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई चमत्कार भी तुझे खील होने से नहीं बचा सकता। ये सही कहा है। 300 फीट की ऊंचाई से गिरकर मेरा शरीर तरह खिलकर रह जाएगा, और ऐसा होना निश्चित ही है, क्योंकि बचने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। स्टील का विनाश उसके एकदम सामने था, लेकिन उसे देखने के लिए वह शैतान का अवतार रुका नहीं जा रहा, क्योंकि उसे अपने पिता को सामान करने के लिए तुरंत ही पहुंचना था। बाज फोरम में मौजूद लैब में। जल्दी कर गोलू, मैं छोटा होता हुआ अगर तेरी आंखों को दिखाई दे मैं बंद हो गया तो तू अनाथ हो जाएगा। धीरज रखिए पापा, ऐसा नहीं होगा। मैं इस मशीन से अपनी आप को सामान्य कर देता हूँ। गोलू ने बिना कोई क्षण गवाए एक मशीन से जुड़ा पाइप संभाला और फिर दबा दिया वह स्विच। अगले ही क्षण पाइप से निकली किरणें ने प्रोफेसर पटेल को नहला दिया और मैं ठीक हो रहा हूँ गोलू। ज़्यादा देर नहीं लगी है शैतान के उस बाप को सामान्य होने में, और सामान्य होते ही वह एक बार फिर शैतानी उतर आया। उस क्लिप के छोटे होने की वजह से हमें उस जिपर गन को वहाँ से लेकर भागना पड़ा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अभी मैं दूसरा क्लिप तैयार करके उसे फिर ऊपर भेजता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जेल और तुम्हारे शैतान बेटे को बाल सुधार गृह भेजने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर स्टील, तो तुम बच भी गए और सामान भी हो गए, कैसे कैसे? नीचे गिरते समय मुझे पास ही एक इमारत पर वाटर टैंक रखा दिखाई दिया, तो मुझे अपने आप को बचाने का रास्ता सूझ गया। मैं प्लास्टिक के वाटर टैंक को फाड़ता पानी में जा गिरा। फिर मैं अपने पैरों में लगे स्केट्स की मदद से तुरंत यहाँ पहुँचा। यहाँ तुम्हारा बेटा तुम्हें सामान कर रहा था जिसकी सारी विधि मैंने देखी, और फिर मैंने हवा में ही अपने शरीर को एक हल्का सा झटका दिया। उसके स्वरूप मशीन से जुड़े उस से किरणें अपने ऊपर डालकर पहले जैसा हो गया, और फिर तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए तुम्हारे सामने आ गया। और ऐसा करने के तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जिससे मैं तुम्हें फिर छोटा बना सकता हूँ। आहा! तुझे मालूम होना चाहिए कि यह जिपर गन अभी भी मेरे हाथ में है, जिससे मैं तुझे फिर से छोटा बना सकता हूँ। आहा! मुझे मालूम है शैतान के बच्चे, लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि स्टील अब तेरी मासूम सूरत से पहले की धोखा खाने वाला नहीं है। जिपर गन को ठिकाने लगाने के बाद इंस्पेक्टर स्टील ने उन दोनों बाप बेटे के होशों को भी ठिकाने लगाया, और फिर इंस्पेक्टर स्टील स्प्रिंग सर प्रशासन को सूचित कर दीजिए, शहर को छोटा करने वाला खतरा टल चुका है, अपराधी पकड़े जा चुके हैं, और मैंने उस मशीन को अपने कब्जे में कर लिया है जो छोटी हुई इमारतों को फिर से सामान्य कर देगा।